हेलो फ्रेंड्स, here I am Manpreet and you are watching Skyla Kyle's channel and आज हम बात करेंगे अबाउट स्पीकिंग क्राइटेरिया। कुछ बच्चों ने राइटिंग पैरामीटर्स वाली वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट्स किए थे कि उन्हें स्पीकिंग क्राइटेरिया के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो उन्हें वो चीज़ भी बताने के लिए आज हम स्पीकिंग क्राइटेरिया पर वीडियो बना रहे हैं ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। तो जिनको भी स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने के बाद अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्पीकिंग क्राइटेरिया। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे पास, दैट इज हाउ द एग्जामिनर ग्रेड यू, व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर एंड फाइंड आउट हाउ टू गिव द एग्जामिनर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। These are the three questions जो कि आज पूरी वीडियो में जिनके बारे में आपको बताया जाएगा, जिनके आंसर्स आपको साइड बाय साइड मिलते रहेंगे कि आपको किस तरह से अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो आप। So let's start. In the IELTS speaking criteria, there are 4 parts of IELTS mark scheme, that is fluency and coherence. This is our first part. Second one is lexical resources. Third is grammatical range and accuracy, and at last it's pronunciation. So these are our 4 criteria जो कि हमें फॉलो करने हैं हमारी स्पीकिंग में। सो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाऊंगी कि इनमें आप कैसे आप स्पीकिंग में इन सभी को यूज कर सकते हो एंड आप किस तरह से अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग क्राइटेरिया। आपको आपकी प्रॉब्लम्स भी बताई जाएंगी और उन्हें सॉल्व कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि स्पीकिंग क्राइटेरिया को किस तरह से यूज किया जाता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लुएंसी के बारे में। तो फ्लुएंसी क्या होती है? व्हाट्स फ्लुएंसी? आप क्या सोचते हो फ्लुएंसी क्या है? मुझे पता है आप सब लोग क्या सोच रहे हो। फ्लुएंसी का मतलब है फास्ट फास्ट बोलना। दिस इज नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स। फ्लुएंसी का असल मीनिंग है कि आपकी जो स्पीच होगी वो नॉर्मल होगी एंड अप्रोप्रिएट होगी एंड नेचुरल पॉजेज के साथ होगी। अगर आप अननेचुरल पॉजेज लेते हो, इनअप्रोप्रिएट बोलते हो एंड विद द फास्ट स्पीड आप बोलते जा रहे हो तो आप अपने मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको अपनी फ्लुएंसी जो है उस चीज़ पर खास ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें बैंड 5 वाले स्टूडेंट की, तो बैंड 5 वाले स्टूडेंट की स्पीच बहुत फास्ट थी एंड अननेचुरल पॉजेज उसमें लिए गए थे और इनअप्रोप्रिएट बात की गई थी। बट अगर हम बात करें बैंड 7 वाले स्टूडेंट की, तो वहाँ पर एक नेचुरल पॉजेज के साथ स्पीकिंग हुई थी एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स वहाँ पर यूज किए गए थे एंड विथ एक नॉर्मल फ्लुएंसी, ताकि एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव किया जा सके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंड 5 एंड बैंड 7। अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं फ्लुएंसी में, द फर्स्ट वन इज कि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। तो फास्ट बोलना इज नॉट लाइक कि आपको जो बैंड स्कोर है वो अच्छा मिलेगा। अगर आपको अच्छा बैंड स्कोर लेना है तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश का लेवल बिल्कुल सही है, तो इंग्लिश का लेवल सही होना ही सिर्फ आपका मार्क्स, जो आपके जो मार्क्स हैं उन्हें इम्प्रूव नहीं करेगा। आपको अगर अपने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं उसके लिए आपको फ्लुएंसी अच्छी करनी पड़ेगी। फ्लुएंसी में आप फास्ट नहीं बोलोगे, आपको एक नॉर्मल पेस में बात करनी पड़ेगी। एक जैसे एक नेटिव स्पीकर अपनी लैंग्वेज को नॉर्मली वे में यूज़ करता है विद एक्सप्रेशंस, विद गेस्चर्स, जैसे पर्सन नॉर्मल पर्सन बात करता है उसी तरीके से आपको इंग्लिश का लेवल जो है वहाँ पर शो करना होगा, तभी आपकी फ्लुएंसी जो है जज हो पाएगी। ओके, तो अब आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो? फ्लुएंसी को इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है? ये जो फास्ट बोलना आपने मिथ बना रखी है उस मिथ को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप घर पर एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को आप अगेन एंड अगेन बोलो। एक बार बोलोगे थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, इनअप्रोप्रिएट बोलोगे, अननेचुरल पोजेज लेके बोलोगे, सेकेंड टाइम बोलोगे तो वो वाली प्रॉब्लम्स आपको पता लगेंगी एंड आप उन्हें इम्प्रूव भी कर पाओगे। सो दिस इज द मेथड जिससे आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सेकेंड थिंग इज कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट।
तो अगर आप कोहेरेंस के बारे में जानना चाहते हो तो यू हैव टू लुक आउट फॉर द लिंकिंग वर्ड्स। जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, हमारे कनेक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, हमारे सेंटेंसेस को जो कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड कोहेरेंस। तो हमें अगर कोहेरेंस अप्लाई करनी है हमारी स्पीकिंग में तो उसके लिए हमें बहुत सारे लिंकिंग डिवाइसेस को पढ़ना पड़ेगा एंड उन्हें लर्न भी करना पड़ेगा विद मीनिंग्स, ताकि हम उन्हें प्रॉपरली अप्लाई कर पाएँ अपनी सेंटेंसेस में एंड एक प्रॉपर मीनिंग वाले सेंटेंसेस बना पाएँ, जिससे कि हमें अच्छी जो स्कोरिंग है वो मिल सके। ओके, तो अब अगर हम बात करें कोहेरेंस के सेकंड मीनिंग की, दैट शुड बी लॉजिकल। तो लॉजिकल होना इज लाइक कि आपको अपने आंसर को एक्सपेंड करना है। आप शॉर्ट आंसर्स नहीं दे सकते हो, आपको आंसर्स को एक्सपेंड करना है। इतना एक्सपेंड कर दो कि जो एग्जामिनर है उसको आपकी एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल्स भी मिल जाएं, रेलिवेंट आइडियाज भी मिल जाएं एंड आपका आंसर उन्हें लॉजिकल लगे, ताकि वो आपको मार्क्स दे सके। ओके, सो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, एक बैंड 5 और बैंड 7 वाले स्टूडेंट में अगर कोहेरेंस नहीं है तो उनकी जो स्पीकिंग है वो किस तरह की होगी। सो दिस इज लाइक दैट। अगर हम बात करें बैंड 5 और बैंड 7 वाले स्टूडेंट की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि जो बैंड 5 वाला स्टूडेंट है उन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो दिए होंगे एंड उनके आंसर्स कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें कम स्कोरिंग मिली होगी। ओके, अगर उन्होंने कनेक्शन बनाए भी होंगे देन ऑल्सो उन्होंने अप्रोप्रिएट जो लिंकर्स हैं उन्हें यूज नहीं किया होगा एंड इनअप्रोप्रिएट लिंकर्स को यूज करके सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया होगा, जिसकी वजह से उन्हें कम बैंड्स मिले होंगे। एंड सेकंड थिंग, अगर हम बैंड 7 वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनके जो लिंकर्स होंगे वो अप्रोप्रिएट होंगे एंड एक नॉर्मल लेवल तक एक रेलिवेंट आंसर उन्होंने दिया होगा एंड अच्छी एक फ्लुएंसी के साथ उन्होंने बोला होगा, जिसकी वजह से वो बैंड 8 अचीव कर पाए होंगे। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंड 5 एंड बैंड 7। तो अब आपको सोचना है कि अगर आपको बैंड 7 लेने हैं तो आपको लिंकिंग डिवाइसेस भी लर्न करने पड़ेंगे विद मीनिंग एंड सेकंड थिंग, आपको जो आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस के उनको एक अच्छे तरीके से इलेबोरेट करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। एंड आपको मेमोराइज्ड आंसर्स नहीं बोलने हैं। मेमोराइज्ड आंसर्स बोलने से आपका जो स्कोरिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मेमोराइज्ड आंसर्स में भी आप लिंकर्स यूज नहीं कर पाते हो प्रॉपरली एंड सेंटेंस मेकिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि आप बार बार लर्न करने की, सोचने की कोशिश करते हो तो उसमें पॉजेस भी बहुत आ जाते हैं। सो इस वजह से भी आपके जो बैंड स्कोर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Okay, so let's talk about the common problems which coherence have is that the most common problem here is overusing the discourse markers that are linkage devices। जो बच्चे ज़्यादा linkage devices and discourse markers जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, ओवर यूज़ कर देते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आजकल स्टूडेंट स्पीकिंग में कर रहे हैं। तो इन्हें सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, आपको ध्यान देना पड़ेगा लिंकिंग डिवाइसेस पर। एक वैरायटी आपको लिखनी होगी, रेंज लिखनी होगी लिंकिंग डिवाइसेस की एंड उनका प्रॉपर मीनिंग भी देखना होगा क्या है एंड उन्हें सेंटेंसेस में डालकर भी देखना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करते टाइम कि आपको कितना समझ आया है कि जो लिंकेज डिवाइसेस आप लगा रहे हो बीच में उसका क्या मीनिंग है एंड आपका सेंटेंस जो है प्रॉपर बन पा रहा है या नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक हो जाते हैं जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो चीज है ये फ्रस्ट्रेट कर देती है एग्जामिनर को। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे तो एग्जामिनर जो है वो किस तरह से आपको जज कर पाएगा। इसके लिए आपको वाइड वैरायटी में क्वेश्चंस जो स्पीकिंग में ऑफनली पूछे जाते हैं उन सभी की रीडिंग लेकर अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या आंसर दोगे, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आंसर दोगे। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू कैन डू इट। The final problems the students have is not giving long enough answers। इस चीज के लिए आपको अपनी जो स्पीकिंग है उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। इन तीनों के जो फॉर्मेट है वो आपको पता करने पड़ेंगे कि जो पार्ट 1 है वहां पर आपको भी पता है कि 1 और 2 या फिर 2 और 3 सेंटेंसेस जो है आप बोलते हो। ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीकिंग कंटेन्स क्यू कार्ड एंड क्यू कार्ड में आपको 2 मिनट्स कंटिन्यूसली बोलना होता है जिसमें कि आपको प्रॉपरली लॉजिकल एंड रेलिवेंट आंसर देना पड़ता है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीकिंग कंटेन्स
3 to 4 सेंटेंसेस। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें कि एक बैंड 5 और बैंड 7 या 8 वाले स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, तो उनकी वोकेबुलरी में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिसकी वजह से अगर उन्हें कोई टॉपिक दिया जाता है तो वो लगातार सोचते रहेंगे, बट उन्हें वोकेबुलरी नहीं मिलेगी कि वो अपने टॉपिक में उसे डाल सकें। एंड अगर हम बैंड 7 या 8 वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनके पास रेंज ऑफ वोकेबुलरी होगी एंड विद प्रॉपर मीनिंग वो अपनी वोकेबुलरी को यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्लेसेस वो वोकेबुलरी को अप्लाई करेंगे। तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम्स ये आती हैं। नंबर 1 इज कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा वोकेबुलरी यूज कर देते हैं, कई बार उन्हें मीनिंग भी पता नहीं होता एंड वो अपने सेंटेंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करके एक अच्छा सा सेंटेंस बना के एग्जामिनर के सामने बोल देते हैं। एंड इससे क्या होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड वोकैब जो उन्होंने यूज की है उनका मीनिंग भी उन्हें खुद को पता नहीं होता एंड इसकी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं आ पाते। तो करना क्या है इसमें, आपको सॉल्यूशन इसका यही है, आप एक नोटबुक उठाइए, नोटबुक में डेली के 10 या 5 वोकेबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो लिखिए एंड उनका प्रॉपर मीनिंग देखिए, उनके सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, उनके ऑल्टरनेटिव्स, सब कुछ लिखिए एंड साइड में उनके रिलेटेड पिक्चर्स भी लगाइए ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद जो आपने लिखा उसे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक ऐसे करते करते एक मंथ तक कंटिन्यूसली रीड करिए ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए एंड जब भी आप स्पीकिंग करो तो आप उन्हें इजीली बोल पाओ। सेकेंड प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को कि उनके पास वाइड रेंज ऑफ वोकैब नहीं होती, तो जैसा सॉल्यूशन मैंने पहले बताया है वही सेम सॉल्यूशन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, कोई भी इस चीज में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज वर्ड्स को ढूंढना एंड नोटबुक पर लिखना जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप उन्हें लर्न नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। दिस पार्ट ऑफ IELTS स्पीकिंग क्राइटेरिया helps you to avoid mistakes in the grammar। तो इसमें आपको अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा बैंड स्कोर ले सको। इवन बहुत सारी चीजें हैं ग्रामर में, लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप किस तरह से वर्ब्स को अप्लाई कर रहे हो, एवरीथिंग जो भी आप एक सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हो, एवरीथिंग कवर्स अंडर ग्रामर। सो आपको क्या करना है, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलर। तो अगर हम बैंड 5 या फिर बैंड 7 वाले स्टूडेंट में डिफरेंस करें ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में, तो क्या होगा, जो बैंड 5 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक अच्छी जो स्पीकिंग है वो तो दी होगी, बट उसमें सिंपल सेंटेंसेस यूज किए होंगे एंड रेंज ऑफ ग्रामर नहीं दिखाई होगी एंड एक्यूरेट ग्रामर यूज करने में कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे होंगे, इसीलिए उनके बैंड 5 आए होंगे। एंड जो बच्चे बैंड 7 ले चुके हैं उनकी ये पॉजिटिविटी है कि उन्होंने प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज किए होंगे एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी अगर कहीं थोड़ी बहुत इनएप्रोप्रिएशन रह गई होगी तो वो भी उन्होंने कवर अप कर ली होगी। एंड बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस जो होंगे वो बिल्कुल एरर फ्री होंगे एंड एक्यूरेट होंगे। अगर आप 50% से ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो सेंटेंसेस में तो ये बात याद रखना कि आप 7 बैंड्स कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आप अपनी कॉमन मिस्टेक्स को ढूंढो एंड अपने टीचर के पास जाकर उन्हें स्पीकिंग दो रेगुलर में, ताकि आपको पता लग सके कि आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हो, क्योंकि ये केयरलेस मिस्टेक्स का आपको खुद को भी पता नहीं लगता। अगर आपके टीचर्स हैं, एग्जामिनर्स आपके साथ हैं, टीचर्स हैं आपके पास, तो आप उनको बार बार स्पीकिंग देकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इन मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हो। लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट, एज आई सेड कि अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो वहां पर हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी परफेक्ट होती है। तो अगर हम किसी और की लैंग्वेज बोल रहे हैं, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, एंड उसी को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट देनी पड़ेगी विद प्रॉपर एक्सप्रेशंस, ताकि हम जो एग्जामिनर है उसे ये प्रूव कर पाए कि हाँ वी नो द इंग्लिश लैंग्वेज एंड एक अच्छे लेवल तक हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में आपकी जो बात है वो क्लियरली होनी चाहिए, क्लियरली आप बोलो उसे, स्पीच क्लियर हो आपका एंड जो सामने एग्जामिनर है वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये तो हम सभी को पता है कि हर लैंग्वेज में जॉ मूवमेंट्स, लिप मूवमेंट्स एंड टंग मूवमेंट्स डिफरेंट होते हैं एंड अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए भी हमें ये तीनों मूवमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा एंड एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ हर एक वर्ड को एक्यूरेटली बोलना पड़ेगा ताकि हमें जो बैंड स्कोर है वो अच्छा मिल सके। एंड एट सेंटेंस लेवल यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर योर सेंटेंस स्ट्रेस,
इंटोनेशन, लिंकिंग वर्ड्स एंड एट लास्ट वीक साउंड्स। तो सेंटेंस स्ट्रेस की अगर बात करें तो सेंटेंस स्ट्रेस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में आप किसी एक वर्ड पर एम्फेसाइज करते हो, तो आपको पता होता है कि हाँ यहाँ पर मुझे स्ट्रेस देनी है, ये चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ एग्जामिनर को, तो वहाँ पर आप स्ट्रेस दोगे। सेकेंड थिंग हम बात कर रहे थे इंटोनेशन के बारे में। इंटोनेशन क्या होती है कि इंटोनेशन में आपको ये देखना है कि आपकी पिच कहाँ पर हाई लेवल पर जाएगी, कहाँ पर लो लेवल पर जाएगी एंड कहाँ पर आपकी एक नॉर्मल पिच होनी चाहिए। उसके बाद दैट इज लिंकिंग वर्ड्स। तो लिंकिंग वर्ड्स मैंने आपको कोहेरेंस में भी बताया था कि लिंकिंग वर्ड्स भी आपके प्रॉपर होने चाहिए, मीनिंग आपको पता होना चाहिए लिंकिंग वर्ड्स का कि आपको कौन से सेंटेंस को कहाँ पर जोड़ना है और किस तरह से जोड़ना है एंड उस चीज़ को आपको प्रोनाउंस किस तरह से करना है, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। एंड एट लास्ट वीक साउंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं करते हैं सेंटेंसेस में, तो उन्हें हम एक लो पिच में एक अच्छे ढंग से किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो चीज़ को भी आपको सीखना होगा। सो अगर सेंटेंस लेवल की बात करें तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है जब भी आप स्पीकिंग पार्ट अटेंड करते हो। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट्स एक प्रॉपर एक्सेंट नहीं फॉलो करते, जिसकी वजह से उनकी प्रोनाउंसिएशन डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करेंगे तो हमें बैंड स्कोर अच्छा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। इसकी वजह से आप जो नॉर्मली आपकी लैंग्वेज है वो भी डिस्टर्ब हो रही है एंड आपकी प्रोनाउंसिएशन भी आप भूलते जा रहे हो। सो इसको भी इम्प्रूव करो। इसको इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है कि आप एक क्लियर स्पीच रखो एंड इजी वर्डिंग रखो ताकि एग्जामिनर अंडरस्टैंड कर पाए इस चीज़ को। आपको एक्सेंट नहीं बदलना है, आपको अपनी जो आपकी बात है वो समझानी है एग्जामिनर को किसी भी तरीके से। यू डोंट हैव टू चेंज योर एक्सेंट, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि वो इन चारों चीज़ों को जो कि सेंटेंस लेवल पर ज़रूरी हैं, दैट इज सेंटेंस स्ट्रेस, वीक साउंड्स, इंटोनेशन एंड लिंकिंग वर्ड्स, इन सभी के बारे में नहीं जानते। तो इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत सर्च आउट करो, इन्हें समझने की कोशिश करो। जितना मैंने बताया है इतना भी काफ़ी है आपके लिए। वैसे तो अगर आप एक इजी लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो ये बातें आपको जल्दी समझ आ जाएंगी कि आपको कहाँ पर स्ट्रेस देनी है, कहाँ पर आपको वीक साउंड्स लेके आनी है, कहाँ पर आपको पिच लो रखनी है, कहाँ पर हाई रखनी है एंड कहाँ पर आपको लिंकिंग डिवाइसेस यूज़ करने हैं एंड वर्ड्स को किस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको प्रोनाउंसिएशन में। एंड एट द एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो 4 बातें मैंने आज आपको बताई हैं, 4 जो स्पीकिंग क्राइटेरिया के 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो वीडियो आपको फर्स्ट से लेके एंड तक अगर एक बार में नहीं समझ में आई तो आप इसे दोबारा भी देख लें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एंड एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा से देख लो, बट स्पीकिंग क्राइटेरिया के बिना आप स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू फॉलो दिस क्राइटेरिया एंड आपको इसी बेसिस पे जज किया जाने वाला है। अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करो जितना कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार अपनी साउंड को रिकॉर्ड करो, बार बार खुद सुनो, ताकि आपकी जो स्पीकिंग है आपको पता लग सके कैसी है, किस लेवल तक है एंड उससे भी इम्प्रूव किया जाए उसे। एंड जैसा कि मैंने बोला कि नोटबुक रखो एक, उस पर वोकेबुलरी लिखो, तो इस तरह से लेक्सिकल रिसोर्सेज आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। ग्रामेटिकल रेंज के बारे में जानना चाहते हो तो आप अपनी जो ग्रामर के रिलेटेड सेंटेंस फॉर्मेशन जो है उससे ट्राई करते रहो नोटबुक पर बार बार, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आ जाए। एंड प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको अभी बताया था कि जो 4 थिंग्स हैं वो आपको नोट डाउन करनी है एंड उन्हीं पर ज़्यादातर आपको ध्यान देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीकिंग क्राइटेरिया एंड लुक आउट दैट कि स्पीकिंग क्राइटेरिया पर ध्यान देने से आपका बैंड स्कोर पक्का इम्प्रूव होने वाला है। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखा होगा तो आपका बैंड स्कोर जो है वो 100% इम्प्रूव होने वाला है, गारंटेड। एंड अगर एक बार आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से भी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार फिर से देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड and keep thumbs up and subscribe our channel to get the notification of our latest videos.